मेरा तो पूरा भ्रष्ट है, इतना ज़्यादा भ्रष्ट है। देखे नहीं, आप वो बोलते हैं कि मेरे को कुछ मालूम ही नहीं है। ऐसा हो सकता है क्या? आप समझ सकते हैं, कलकत्ता का मेयर है और कंस्ट्रक्शन हो रहा है और खास करके उनके अपने विधानसभा क्षेत्र में, उनके विधानसभा क्षेत्र में अनलीगल कंस्ट्रक्शन हो रहा है, वो बोलते हैं मेरे को कुछ मालूम नहीं है। बताइए, ऐसा हो सकता है क्या? पैसा तो पहले घर पे उनका पहुंच जाता है, पैसा लेने में तो माहिर है। आप लोग टीवी में भी देखे होंगे किस प्रकार से रुपया ले रहे हैं वो। तो कैसे आप कह सकते हैं कि जो है ना, एक नंबर का भ्रष्टाचारी आदमी है। और उनके साथ में जो भी रहने वाले लोग हैं, जैसे उन्हीं का है पाला हुआ वो काउंसिलर है, जिसके कारण अनलीगल 11 लोगों की जान चली। जी केजरीवाल से डर गए हैं कि केजरीवाल मोदी जी से डर गए हैं? वो तो आप भी देख रहे हैं, बोले थे कि जो है ना भ्रष्टाचारियों को मैं सबको जो है ना अंदर करूंगा, तो खुद चले गए। क्यों चले गए? 100 करोड़ रुपया का उनके ऊपर में आरोप है। तो क्या ये मिथ्या आरोप है? मिथ्या आरोप में उनको ले गई क्या ईडी वाला? और कोर्ट जो उनको 7 दिन का पीसी दिया है, वो क्या 7 दिन का पीसी जो उनको दिया है, वो क्या माने समझिए कि बिना सबूत का दे दिया है क्या उनको? माने आग बंद करके दे दिया, केजरीवाल जी खड़े हैं, मोदी जी भेजे हैं, आग बंद करके उनको दे दो 7 दिन का पीसी। ऐसा होता है क्या संविधान में? कोर्ट हमेशा सबूत मांगता है, चाहे कोई भी हो। सबूत अगर है तो कोर्ट आपको छोड़ेगी नहीं। अगर आप गलत किए हैं तब तो सबूत है आपके पास। आज ये रुपया का ट्रांजैक्शन जो हुआ है, 45 करोड़ रुपया जो ये लोग भेजे थे, ये कैसे कैसे हुआ है? ये तो आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। तो बिना सबूत का कैसे होगा? आप इस लोकसभा सीट से, ये तो धंधा है ना, ये तो तृणमूल कांग्रेस लोग वालों का धंधा है। अगर समझिए कि अनलीगल कंस्ट्रक्शन नहीं होगा तो ये लोग भूखा मरेंगे। नमस्कार, मैं सुरेश शर्मा, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज़ चैनल। अभी मैं कोलकाता का सबसे बड़े जुझारू नेता बीजेपी के माने जाते हैं कमल सिंह, उनसे बात करने वाला हूं। और उनसे बात करने वाला हूं किस प्रकार वो इस बार चुनावी का आयोजन किए हैं, प्रोग्राम किए हैं और क्या उनका प्लानिंग है। नमस्कार सर। नमस्कार सर, इस बार दीदी का आप लोग क्या इंतजाम किए हैं? दीदी का हम लोग बोरिया बिस्तर बांध के भेजने का इंतजाम किए हैं इस बार पश्चिम बंगाल से। तो दीदी तो बोल रही है कि बीजेपी के कुछ भी सीट लेने देंगे नहीं इस बार। आप तो देख ही रहे हैं कि चारों तरफ डंका बजा हुआ है भाजपा का ही, तो किस प्रकार वो बोल सकती है? आप कुछ दिन पहले टीवी के माध्यम से हम लोगों ने देखा है, सारे टीवी चैनल वालों ने यही बतलाया है कि 27 से 30 सीट भाजपा लेके आ रही है अपने सर्वे में। दीदी का प्रोपगंडा बोल रही है कि तो खैर सब गोदी मीडिया कमाल है। तो गोदी मीडिया तो दीदी के पास में भी है। जब दीदी की तरफ से बोलते हैं तब तो वो गोदी मीडिया नहीं होता है, तब तो वो बोलते हैं कि चैनल सत्य बोल रहा है। तो आप किस प्रकार बोल सकते हैं? और बंगाल में सर सबसे बड़ा मुद्दा जो अमित शाह बोले थे कि सीए लगाएंगे, लेकिन दीदी बोले सीए लागू होने देंगे नहीं। सीए तो सर लागू हो चुका है और ये इम्प्लीमेंट केंद्र सरकार के द्वारा किया गया है। इसको ये संविधान में और किसी भी कानून में किसी भी राज्य सरकार का रोक नहीं सकता है इसको। पिछले चुनाव में बीजेपी ने अच्छा किया बंगाल में, किंतु देहाती इलाकों में या कोलकाता से दूर, कोलकाता में तो कुछ कमाल नहीं कर पाई। इस बार कमाल करेगी कोलकाता में। अभी तक हम लोगों का कोलकाता से लिस्ट अभी तक निकला नहीं है भाजपा के उम्मीदवार के तौर पे। उम्मीद करते हैं 2-3 दिन में निकल जाएगी। उसके बाद हम लोग अपना रूपरेखा तैयार करेंगे। 2021 के आम चुनाव, विधानसभा चुनाव में दीदी का पैर टूट गया था, इस बार कपार फट गया है। साजिश है कि हादसा? इसको तो आप साजिश ही बोला जाएगा। हम तो हम लोग इसको हादसा नहीं कर सकते हैं। और ये साजिश भी बहुत पहले कर चुकी है। इलेक्शन करीबन प्रथम दूसरे चरण तक में अगर की होती तो कुछ समझ भी आता। अब तो वो ठीक भी हो गई है बिल्कुल, और पूरे पश्चिम बंगाल का दौरा भी कर रही हैं वो। ये सीट तो शुरू से टीएमसी की रही है और बड़े एवरेज से जीती भी है। इस बार क्या करेंगे आप लोग? इस बार देखिए, हम लोगों का केंद्रीय नेता और राज्य स्तरीय नेता लोग मिलकर इस विषय पर चर्चा कर रहे हैं और हम लोगों को उम्मीद है कि इस बार उत्तर कोलकाता से बहुत ही कर्मठ कार्यकर्ताओं को उतारा जाएगा उम्मीदवार के तौर पे। और सर, ये संदेश खाली को लेकर बीजेपी का कहना है कि वहाँ पर बहुत अत्याचार हुआ लोगों पर, और दीदी का कहना है कि यह तो बीजेपी का प्रोपेगेंडा है। दीदी तो यहाँ तक कह रही है कि वो सब बाहरी लोगों को, बाहरी महिलाओं को लाकर यहाँ पर आंदोलन किया जा रहा है, जिसका पर्दाफाश हो चुका है मीडिया के ही माध्यम से। वहाँ के औरत लोग जिस प्रकार से माने संदेश खाली में जिस प्रकार से वो लोग प्रतिवाद किया गया है, और इससे साबित हो चुका है कि वहाँ काफ़ी अत्याचार हुआ है।
शोषण, अत्याचार, ज़मीन से लेके औरत को रात में बुलाया जाता है, ये किसी से भी छिपा हुआ नहीं है। इस बार जनता इनको सही जवाब देगी और ख़ास करके हमारी पश्चिम बंगाल की महिलाएं, माताएं, बहनें, जिनके साथ इस तरह का कुकर्म वहाँ किया गया है, पूरे पश्चिम बंगाल में इसका जवाब उनको ज़रूर मिलेगा। और देखिए, पश्चिम बंगाल में मुस्लिम की आबादी आपका लगभग 27-28% है। ऐसे रहते हुए फिर आप लोग 35 सीट के जीत के कामना कैसे करते हैं? देखिए, अब मुस्लिम समुदाय के लोग भी अब जान चुके हैं कि ये जो सरकार है केवल लॉलीपॉप दे रही है हम लोगों को। तो हम लोगों को पूर्ण विश्वास है इस बार अधिक से अधिक वोट मुस्लिमों का भाजपा की ओर गिरेगा। लेकिन सर, मैंने भी बहुत ग्राउंड लेवल कवर किया है। करीब हम लोग जब से इलेक्शन डेट कब स्टार्ट हुआ तब से हम लोग भी कवर करने लगे। मुस्लिम समाज आज भी बीजेपी से दूर है सर? नहीं, देखिए, दूर था, हम उसको मान सकते हैं, दूर था, लेकिन अब नहीं है। हमारा प्रतिपक्ष नेता हमारे शुभेंदु अधिकारी जी, हमारे राज्य के अध्यक्ष सुकांतो मजुमदार दा, जिस प्रकार से वो लोग चुनावी दौरा में निकले हुए हैं और जिस प्रकार से वहाँ से रिस्पांस हम लोगों को मिल रहा है मुस्लिम इलाका से, और अभी आप कुछ दिनों काफ़ी पहले देखे भी होंगे कि विगत कई हज़ार लोग मुस्लिम लोग भाजपा में शामिल हो रहे हैं। तो ये पहले देखा नहीं जाता था। इस बार क्या है कि मोदी जी का विकास काम कर रहा है। मोदी जी का कहना है कि सबका साथ सबका विश्वास, और सबका साथ के मतलब इसमें कोई फेरबदल नहीं है या किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जा रहा है। हिंदू हो, मुस्लिम हो, सभी को एक समान देखा जा रहा है। और इस बात को मुस्लिम कहीं ना कहीं अब ये जान चुकी हैं, क्योंकि शुरू में इन लोगों को भड़काया गया था, लेकिन अब वो लोग भी समझ चुके हैं कि नहीं, मोदी जी सबका साथ में है। और इसी प्रकार आप देख रहे हैं कुछ दिनों से काफ़ी अल्पसंख्यकों लोगों का जो जिस प्रकार से भाजपा में आना शुरू हुआ है और दिन पर दिन शामिल होते जा रहे हैं, इससे हम लोगों को अंदेशा लग रहा है कि इस बार काफ़ी संख्या में मुस्लिम लोग इस बार भाजपा को वोट देगी। तो सर, फाइनली कितना सीट आने के चांस है आप लोग का? मैं अपना आपको बता सकता हूं, मैं 27 से 30 सीट के बीच का आंकड़ा आपने निकाल के रखा हूं, और इससे भी अधिक सीट आ सकता है। और ये बात जहाँ तक ईडी की बात होती है, तो विपक्ष का कहना है कि ईडी जस्ट बीजेपी के एक एजेंसी के रूप में काम कर रही है। क्यों ईडी क्या बिना सबूत की उठाती है सबको? मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूँ। सबूत की बात उठाती है। मेरा एक सवाल है आपसे, मेरे पास में आपके सबूत है, ये मैं इसको कोर्ट में पेश करूँगा। अगर आपके खिलाफ सबूत नहीं होगा तो कोर्ट तो सभी के लिए खुला है और जज तो सभी लोगों के लिए है, तो बेल तो आपको निश्चित देना है। तो इन लोगों का बेल क्यों नहीं हो रहा है? वो लोग कह रहे हैं सब मोदी खरीद लें कोर्ट। नहीं, कोर्ट को कैसे खरीद लेंगे? बोले मोदी जी वाले अगेंस्ट में सपोर्ट बात कर रहे हैं। इतना महंगा वो लोग वकील खड़ा कर रहे हैं, 25 लाख 30 लाख रुपया खर्च करके इतना महंगा वकील खड़ा कर रहे हैं, उसके बाद में भी उन लोगों का बेल नहीं हो रहा। क्या कारण है उसका? क्योंकि देखिए, जो पैसा आपने लिया है उसका किसी न किसी कंपनी में एंट्री है। इस एंट्री के जरिए, बैंक खाता के जरिए वहाँ पे सबूत दिखाया जा रहा है, जिसको कोर्ट भी मान रहे हैं। आपने केजरीवाल साहब को उठाने के पहले आपने क्या सुना था? हाई कोर्ट से उनका बेल क्यों रिजेक्ट हो गया था? क्या बोले जज? जी बोले सबूत है इसके पास। तो बिना सबूत का मोदी सरकार किसी को भी टच करने वाली नहीं है। और मैं आपको एक बात बता दे रहा हूँ, जितना भ्रष्टाचारी है पश्चिम बंगाल से ही नहीं, पूरे हिंदुस्तान में आप देख लीजिए। किसी कांग्रेस के सांसद के घर से करोड़ों रुपया नगद निकल रहा है। यहाँ हमारे मंत्री पार्थो चटर्जी के घर से भी करोड़ों रुपया निकला है। तो इसके बारे में ममता दीदी नहीं बोलेंगे क्या? ये रुपया कहाँ से आया है? ये रुपया कहाँ से आ रहा है? ये दीदी बोली सीबीआई वाले खुद रख दिए। आज आप देखिए, कल का ही रिपोर्ट है, चंद्रनाथ सिंह जो है हमारे, चंद्रनाथ सिन्हा जो हमारे स्टेट के मंत्री हैं, उनके घर से 42 लाख रुपया या 41 लाख रुपया उनके कैश बरामद हुआ है। अब आप ये मेरे को बताएंगे कि ये रुपया कहाँ से आया हुआ है, ये रुपया किस काम में लगेगा? ममता बनर्जी क्यों नहीं पूछ रही अपनी मंत्रिमंडल के सदस्य लोग से कि ये रुपया कहाँ से आ रहा है? ये रुपया टोटल भ्रष्टाचारी रुपया है, दुर्नीति का रुपया है। कोयला चोर, गोरू चोर, उसके बाद में राशन चोर, शिक्षा चोर। उसके बाद नहीं हुआ तो जमीन हड़पने वाला एक नंबर का गुंडा लोग को पूरे पश्चिम बंगाल में शेख शाहजहां की तरह
हजारों पूरे पश्चिम बंगाल में जिला जिला में भरा हुआ है। आज ये पर्दाफाश हुआ संदेश खाली को लेके, तो हम और आप जाने कि वहाँ विगत 10 सालों से औरतों को रात में 12 बजे क्यों बुलाते हैं आप अपना पार्टी ऑफिस में। जमीन जिसका है उनको बुलाते हैं, बोलते हैं पेपर में साइन करो, पेमेंट तुमको बाद में दे दिया जाएगा, पट पट करके। वो लोगों को आज तक कोई रुपया नहीं मिला है। सारा जमीन वो लोग जो है ना हड़प लिया है वहाँ से। और सर, जहाँ पर आपका घर है, ये जो ग्रीस पार्क का इलाके में फ्लाईओवर यहीं पर गिरा था जी, तो उस पर क्या बोलना चाहेंगे? किसकी दुर्नीति थी या किसके गलत नीति कारण ऐसा हुआ था? ये बात तो बहुत पुरानी हो चुकी है, फिर भी मैं बता दे रहा हूँ। ये सरकार जो है फ्लाईओवर के लिए टेंडर निकालती है। अब जैसे आपने टेंडर लिया और आपने किसी को सब टेंडर दे दिया, तो बिना जांच पड़ताल के जिसको भी ये काम दिया गया था वो बहुत ही कमज़ोर खिलाड़ी थे वो लोग। सब टेंडर किसको दिया जाता है? टेंडर मान लीजिए मेरे को मिला, मैं एक बहुत बड़ा कंपनी हूँ, तो मेरे ऊपर आपको भरोसा है, विश्वास है कि नहीं ये कंपनी मैंने पहले से काफ़ी फ्लाईओवर ये बना चुकी है, और अगर मैं ना बनाकर मैं अगर आपको दे दूं सब टेंडर में कि आप ये काम कर दो, तो समझ रहे हैं यही दुर्नीति हुआ है। इसमें क्या हुआ है? मंत्री पैसा खाया है, यहाँ का विधायक पैसा खाया है, राज्य की सरकार जो है, मैं तो पहले भी आपको बता चुका हूँ ना, ये लोग बिना पैसा को कोई काम ही नहीं करते हैं। ये लोग बात बात में बोलते हैं पहले पैसा रखो उसके बाद काम होगा। विश्वास नहीं करिएगा, एक एमएलए है तृणमूल का, जो आप टू हुम इट माई कंसर्न, ये फ्री का लेटर होता है, स्टूडेंट के लिए हो, नौकरी के लिए हो, उसके लिए भी 500 रुपये लेती है लोग। मोदी जी का मिशन है 400 पार। तो क्या क्या नीतियाँ रहेंगी, कौन सी नीतियाँ उनको कामगार आएगी इस बार? देखिए, नीतियाँ हो चाहे विकास का काम हो, किसी से छिपा हुआ नहीं है मोदी जी का। आज हम लोगों को यशस्वी प्रधानमंत्री के रूप में हम लोग गर्व कहते हैं, हम लोग गर्व है हम लोगों को कि ऐसा हम लोगों को देश का प्रधानमंत्री मिला। विगत स्वाधीनता के बाद से हम लोगों ने ऐसा प्रधानमंत्री हम लोगों को कभी नहीं मिला, और हम लोग गर्व करते हैं। और आप देखिएगा आगे भी मोदी जी ने जो भी कहा है, वो वादा किया है, वो पूरा किए उन्होंने। 370 बोलिए, राम मंदिर बोलिए, काशी विश्वनाथ आप घूम के आए हैं कि नहीं, एक बार आप घूम के आ जाइए, आपका मन प्रसन्न हो जाएगा। आपको लगेगा कि नहीं हम लोग माने मोदी जी की हमेशा हम लोग जय जय करें, आपको लगेगा वहाँ मोदी जी की हमेशा जय जय हो। मोदी जी कभी भी अपने लिए जो है ना, हमेशा याद होगा बीच में अभी लालू प्रसाद यादव जी ने क्या कहा था, उन्होंने कहा था कि मोदी जी का परिवार नहीं है, तो मोदी जी ने क्या जवाब दिया? 140 करोड़ जनता जो है भारत की, वो मेरा परिवार है। राहुल गांधी हमेशा मोदी जी पर पर्सनल अटैक करते हैं हमेशा, तो राहुल गांधी के बारे में क्या बोलेंगे? राहुल गांधी के बारे में अब क्या बोलेंगे? उनको तो आप जानते हैं कि सब पप्पू के नाम से संबोधित करते हैं यहाँ पे, तो पप्पू पास हो गया या फेल हो गया हमसे बेहतर आप जानते हैं। तेजस्वी बारे में क्या? जी, तेजस्वी यादव के बारे में क्या बोलेंगे? उनके बारे में हम कुछ नहीं कहेंगे, क्योंकि वो बोलने लायक वो लीडर है ही नहीं। अच्छा, नीतीश कुमार, हम लोग चूँकि बिहार से बिलोंग करते हैं, इस बार क्या बिहार में क्या पिछले बार तो 39 सीट थी एनडीए की, इस बार सर? इस बार भी 40+ होगा बिहार में। जातिगत से उठ के लोग वोट देंगे मोदी जी को। नीतीश कुमार इज नॉट फैक्टर। नीतीश कुमार कहीं आपके लिए हानिकारक नहीं है ना? ना, हानिकारक नहीं। अभी तो वो हम लोगों के गठबंधन में सरकार में है। नीतीश कुमार के एंटी कन्वेंस। मैं आपको बता दे रहा हूँ, पूरे हिंदुस्तान में, मैं आपको फिर एक बार फिर बता देना चाहता हूँ, पूरे हिंदुस्तान में कोई भी नेता का चेहरा से इलेक्शन नहीं होगा, सिर्फ मोदी जी, ओनली मोदी जी। इस बार मोदी जी का चेहरा, और जनता जान चुकी है, और मोदी जी को देख के जनता वोट इस बार करेगी। और मैं आपको वादा के साथ कहता हूँ, इस बार 400 पार होना ही होना है, कोई नहीं रोक सकता है। ममता बनर्जी और राहुल गांधी का और इन लोगों का इंडिया का जो गठबंधन हुआ, क्या हुआ आप तो देख ही रहे हैं। देखिए, आम आदमी पार्टी जो इल्ज़ाम लगा रही है कि मोदी जी केजरीवाल से डर गए। अब मोदी जी केजरीवाल से डर गए कि केजरीवाल मोदी जी से डर गए, वो तो आप भी देख रहे हैं। बोले थे कि जो है ना भ्रष्टाचारियों को मैं सबको जो है ना अंदर करूंगा, तो खुद चले गए। क्यों चले गए?
100 करोड़ रुपया का उनके ऊपर में आरोप है, तो क्या ये मिथ्या आरोप है? मिथ्या आरोप में उनको ले गई क्या ईडी वाला? और कोर्ट जो उनको 7 दिन का पीसी दिया है, वो क्या 7 दिन का पीसी जो उनको दिया है वो क्या मने समझिए कि बिना सबूत का दे दिया है क्या उनको? मने आग बंद करके दे दिया, केजरीवाल जी खड़े हैं, मोदी जी भेजे हैं, आग बंद करके उनको दे दो 7 दिन का पीसी। ऐसा होता है क्या संविधान में? कोर्ट हमेशा सबूत मांगता है, चाहे कोई भी हो। सबूत अगर है तो कोर्ट आपको छोड़ेगी नहीं। अगर आप गलत किए हैं तब तो सबूत है आपके पास। आज ये रुपया का ट्रांजैक्शन जो हुआ है, 45 करोड़ रुपया जो ये लोग भेजे थे, ये कैसे कैसे हुआ है ये तो आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। तो बिना सबूत का कैसे होगा? आप इस लोकसभा सीट से तापस राय खड़े होंगे इस बार? ये तो मैं नहीं बोल सकता हूँ, ये तो पार्टी का फैसला है। चलिए, और हमारे राज्य के नेता लोग हैं, वो लोग तय करेंगे, उत्तर कलकत्ता हो या दक्षिण कलकत्ता हो, अभी तो ये सब बाकी है। तो मान के चलिए कि अब वो लोग तय करेंगे कि अब यहाँ से किस उम्मीदवार को खड़ा किया जाए, क्योंकि काफ़ी दिनों से यहाँ पे उत्तर कलकत्ता में तृणमूल कांग्रेस की सुदीप बंदोपाध्याय सांसद हैं। तो इस बार हम लोगों को पूरा विश्वास है कि जिस प्रकार से दुर्नीति किया गया है सरकार के तरफ से, ये भी भारी मतों से हारेंगे इस बार। सर, एक मुद्दा और है कि जो बंगाल में इलीगल कंस्ट्रक्शन है, जिसका अभी एक हाल में एग्जांपल मिला मटिया ब्रिज में, जिसमें करीब अभी तक माना गया 12 लोग मारे गए हैं, इस पर क्या बोलेंगे? ये तो धंधा है ना, ये तो तृणमूल कांग्रेस लोग वालों का धंधा है। अगर समझिए कि अनलीगल कंस्ट्रक्शन नहीं होगा तो ये लोग भूखा मरेंगे। इसको ये लोग धंधा बना के चला रहे हैं। 500 रुपये स्क्वायर फीट, 600 रुपये स्क्वायर फीट। मेयर के बारे में क्या बोलेंगे? मेयर तो पूरा भ्रष्ट है, इतना ज़्यादा भ्रष्ट है। देखें नहीं आप, वो बोलते हैं कि मेरे को कुछ मालूम ही नहीं है। ऐसा हो सकता है क्या? आप समझ सकते हैं, कलकत्ता का मेयर है और कंस्ट्रक्शन हो रहा, और खास करके उनके अपने विधानसभा क्षेत्र में, उनके विधानसभा क्षेत्र में अनलीगल कंस्ट्रक्शन हो रहा, वो बोलते हैं मेरे को कुछ मालूम नहीं है। बताइए, ऐसा हो सकता है क्या? पैसा तो पहले घर पे उनका पहुंच जाता है, पैसा लेने में तो माहिर है। आप लोग टीवी में भी देखे होंगे किस प्रकार से रुपया ले रहे हैं वो। तो कैसे आप कह सकते हैं कि जो है ना, एक नंबर का भ्रष्टाचारी आदमी है। और उनके साथ में जो भी रहने वाले लोग हैं, जैसे उन्हीं का है पाला हुआ वो काउंसिलर है, जिसके कारण अनलीगल 11 लोगों की जान चलेगी। उनका परिवार का क्या होगा? कभी उनको कौन देखने जाएगा? दबी हुई है, पता नहीं चल रहा। हाँ, दबी हुई है, निकलेगी। कल भी शेरू नाम का लड़के हैं, वो विगत कई दिनों से लापता था, तो वहीं से बॉडी निकला। वो काफ़ी, वो लड़का समाज सेवी के रूप में अपने क्षेत्र में फेमस था, प्रसिद्ध था। बताइए उनका फैमिली का क्या होगा? इन लोगों को तो 500, 600, 700 स्क्वायर फीट रुपया, स्क्वायर फीट के हिसाब से ये लोग को रुपया चाहिए। अब इतना सकरी गली है, 3 फुट 4 फुट गली के अंदर में आप 4 तल्ला का इमारत खड़ा कर रहे हैं, ये जायज़ बात है। और मान लीजिए काउंसिलर को भी नहीं मालूम है और मेयर को भी नहीं मालूम है। और सबसे बड़ा बात है कि वहाँ का जो बोरो चेयरमैन है, उनको भी नहीं मालूम है। दीदी बगल में नहीं, दीदी कुछ नहीं देखती है, दीदी को कुछ मालूम नहीं। ना दीदी देखती है, ना सुनती है, ना बोलती है। वो कहावत है ना महात्मा जी के कि गांधी जी के 3 बंदर, न देखना, न सुनना और न बोलना। तो दीदी का तो बात छोड़ दीजिए, किसी भी बात पे वो बोलती है कि हम, अब मान लीजिए कि अभी तक वो बोले कि गिरफ्तार किया जाए, तो काउंसिलर को अरेस्ट करना चाहिए था ना, क्यों नहीं कर रहे हैं? मेयर को इसका जिम्मेवारी लेके इस्तीफा देना चाहिए था। नैतिकता जिम्मेवारी होना चाहिए। 11 लोगों की मौत हुई है, उनका परिवार का, उनका बाल बच्चा का क्या होगा? इनको नैतिकता के आधार पे इस्तीफा दे देना चाहिए था मेयर को।